कावेरी नदी के पास प्रतापगढ़ राज्य में चंदन नाम का एक सेनापति रहा करता था। चंदन को शिकार करने का बहुत शौक था, इसलिए चंदन हर वक्त राज्य का कामकाज छोड़कर पंछी वन में शिकार करने के लिए निकल पड़ता था। एक दिन चंदन हर बार की तरह पंछी वन में शिकार के लिए जाता है। तभी चंदन जंगल के अंदर जाते ही उसे एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सा हिरन दिखाई देता है। चंदन हिरन को देखते ही उसे मारने के लिए उतावला हो जाता है। अरे वाह, कितना प्यारा हिरन है, आज तो शिकार करने में मजा आ जाएगा। चंदन ये कहकर धनुष और तीर निकालकर हिरन के ऊपर वार करता है। तीर हिरन को लगते ही वो नीचे गिर जाता है और एक साधु बाबा में परिवर्तित हो जाता है। चंदन हिरन का परिवर्तन देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे बाप रे, दादा रे, ये मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। मैंने तो हिरन समझकर एक साधु बाबा पर वार कर दिया। अगर साधु बाबा को कुछ हो गया तो मैं पाप का भागीदार हो जाऊंगा। चंदन ये कहकर तीर धनुष को जमीन पर फेंककर साधु बाबा के पास जाता है। इधर साधु बाबा चंदन को अपने सामने देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अरे ओ मूर्ख इंसान, तूने अपने स्वार्थ में आकर मेरी हत्या कर दी। मैं भी तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। साधु बाबा, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरा आपको मारने का कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था हिरन के भेष में आप है, नहीं तो मैं ऐसी पाप कभी भी नहीं करता। अरे ओ छुचुंदर जैसी शक्ल वाले इंसान, तुम जैसे इंसानों की शिकार करने की वजह से पंछी वन में पशु पक्षियों की संख्या इतनी कम हो गई है। आज तुम्हें तुम्हारे इस पाप कर्म की सजा अवश्य मिलेगी। जिस पशु पक्षियों को मारकर तुम अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हो, आज से तुम भी उसी की तरह जीवन बिताओगे। साधु बाबा की बात खत्म होते ही चंदन एक डरावनी शक्ल वाला लोमड़ी बन जाता है। चंदन अपना ये हाल देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपने किए पर पछताने लगता है। साधु बाबा, अनजाने में ही सही मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर आप मेरे कर्मों की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं प्रतापगढ़ राज्य का सेनापति हूँ। प्रतापगढ़ राज्यवासी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए साधु बाबा, नहीं तो पूरा प्रतापगढ़ राज्य संकट में पड़ जाएगा। मैं तुम्हारे मुंह से राज्य और राज्यवासी के प्रति इतना प्यार देखकर और चिंता देखकर प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें खुद से ज्यादा अपने राज्य और राज्यवासी की चिंता है, लेकिन ये बात भी सत्य है, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें एक बार जो श्राप दिया है उसे मैं वापस नहीं ले सकता। साधु बाबा, कोई तो रास्ता होगा इस समस्या से बाहर निकलने का। इस तरह तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। बेटा, इस श्राप से मुक्त होने का एक ही रास्ता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आ जाए जो तुम्हारे इस रूप को देखकर भी तुमसे प्यार करे और तुमसे शादी करके अपना सारा जीवन बिताने की सोचे, तो ही तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो बेटा। साधु बाबा चंदन को ये कहकर वहां से गायब हो जाते हैं। इधर चंदन साधु बाबा की बात सुनकर चिंता में पड़ जाता है और दुखी होकर जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल में कुछ दूर जाते ही चंदन को एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। चंदन उस लड़की को देखते ही खुश हो जाता है और उसके पास जाने लगता है। वो लड़की अपने पास एक लोमड़ी को आता देख बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे मेरे आसपास कोई है, मुझे इस गंदे शकल वाले लोमड़ी से बचा लो, नहीं तो ये मुझे कच्चा ही खा जाएगा। लड़की जोर जोर से चिल्लाती रहती है। तभी धीरे धीरे लोमड़ी मधु के पास जाकर कहता है, अरे आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपकी आवाज सुनकर कोई दूसरा पशु आकर आप पर हमला ना कर दे, इसलिए आप चिल्लाना बंद कीजिए। अरे ओ गंदी शकल वाले लोमड़ी, तू तो चपड़ चपड़ बातें भी करता है। मैं जानती हूँ तू मुझे बहला फुसला कर खाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं फिर से चिल्लाना शुरू करूँगी। लोमड़ी मधु की बात सुनकर चुपचाप उसके पास से कुछ दूर चला जाता है और एक पेड़ के पीछे खड़े होकर उस पर नजर रखता है। कुछ देर बाद दो डाकू बाहुबली और भल्लाल लूटा हुआ सामान लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। घने जंगल के अंदर वो एक लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे भाई भल्लाल, पेड़ के नीचे क्या सचमुच एक लड़की बैठी हुई है? मुझे तो ये आंखों का धोखा लग रहा है। घने जंगल के अंदर कैसे कोई लड़की रह सकती है?
अरे नहीं भाई बाहू, सचमुच पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई है और ये लड़की सचमुच बहुत सुंदर भी है। इसे तो मैं तेरी भाभी बनाकर छोड़ूंगा। अरे भाई भल्लाल, मैंने तुझे लड़की को ठीक से देखने की बात की थी, तू तो उसे मेरी भाभी बनाने की बात कर रहा है। ये बात मत भूल, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, इसलिए इस लड़की पर तुझसे पहले मेरा हक है और ये तेरी भाभी बनेगी। भल्लाल और बाहुबली मधु को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं और उन दोनों की बहस हाथापाई पर उतर आती है। कुछ देर तक दोनों लड़ाई करने के बाद बाहुबली भल्लाल से कहता है, अरे भाई सच में हमारा दिमाग खराब हो गया है। हम बेफिजूल की एक लड़की के लिए इतना लड़ रहे हैं। इस कमबख्त लड़की के साथ हम दोनों ही शादी नहीं करेंगे। ये लड़की तो हमारी नौकरानी बनने के काबिल है। चलो इसे उठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। भल्लाल बाहुबली की बात मान लेता है और दोनों मिलकर मधु को पकड़ने के लिए उसके पास जाते हैं। मधु अपने सामने दो डाकू को देखकर बहुत डर जाती है। देखिए डाकू भाई, मेरे पास कोई भी कीमती सामान नहीं है जो मैं आपको दूंगी। आप मुझे बख्श दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मधु भल्लाल और बाहुबली से अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगती है, पर वो दोनों इसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे पकड़कर अपने अड्डे की तरफ ले जाने लगते हैं। उसी समय चंदन लोमड़ी आकर बाहुबली और भल्लाल पर हमला कर देता है। भल्लाल और बाहुबली जैसे तैसे करके लोमड़ी के चंगुल से जान बचाकर भाग जाते हैं। मैंने तुम्हें कहा था जंगल के चारों तरफ खतरा ही खतरा है, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुम जंगल में ही रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। यहाँ से कुछ ही दूरी में मेरी एक कुटिया है जहाँ पर तुम सुरक्षित रह सकती हो। वहाँ पर मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मधु लोमड़ी की बात सुनकर थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रहती है, पर बाद में उसके साथ कुटिया की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दूर जाते ही उन्हें वो कुटिया दिखाई देती है। लोमड़ी और मधु एक साथ कुटिया में रहने लगते हैं, पर मधु को लोमड़ी के साथ कुटिया में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ना जाने इस गंदे शकल वाले लोमड़ी के साथ मुझे कब तक इस जंगल के कुटिया पर रहना पड़ेगा। मैं जंगल से घर पर भी नहीं जा सकती। अगर घर पर चली गई तो ना जाने चाचा जी मेरा क्या हाल करेंगे। जो भी हो, मैं इस लोमड़ी के साथ कुटिया में सुरक्षित तो हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मधु ये सब बातें सोचकर कुटिया पर बैठी ही थी, तभी लोमड़ी बहुत सारा फल लेकर मधु को ला कर देता है। यह लो फल खा लो, तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे फल लाया हूँ। तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सच में एक पशु एक लड़की का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रख सकता है, मैं नहीं जानती थी। सच में तुम बहुत ही अच्छे लोमड़ी हो। मधु, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम कितने दिनों से मेरे साथ इस कुटिया में रह रही हो। हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर ले और एक साथ जंगल में बस जाएं। मधु लोमड़ी की मुंह से ऐसी बातें सुनकर पहले हैरान रह जाती है, पर कोई रास्ता ना पाते हुए लोमड़ी के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है। इधर लोमड़ी भी खुशी खुशी जंगल के एक छोटे से मंदिर में जाकर मधु के साथ शादी कर लेता है और वो दोनों पति पत्नी होकर उस कुटिया पर रहने लगते हैं। साधु बाबा ने तो कहा था शादी करते ही मैं इंसान बन जाऊंगा, लेकिन शादी तो मैंने कर ली, पर इंसान क्यों नहीं बन रहा। अपने चाचा जी से जान बचाकर जंगल में आकर रहने लगती है और जंगल के पशु पक्षियों से बचने के लिए एक लोमड़ी से शादी करके कुटिया में रहने लगती है। लेकिन उस लोमड़ी को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं करती। इसी तरह मधु लोमड़ी के साथ कुटिया में रहती जरूर है, पर उसे लोमड़ी के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन मधु दुखी होकर कुटिया के पास बैठी रहती है। तभी लोमड़ी मधु को दुखी देखकर पूछने लगता है, भाग्यवान, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम इतनी दुखी होकर क्यों कुटिया के बाहर बैठी हो? अगर कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकती हो। देखो, तुम अपने काम से काम रखो। हम इंसानों के समस्या में तुम जानवरों का क्या लेना देना है, इसलिए तुम अपने बारे में सोचो। और हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम चुपचाप जाकर जंगलों से फल तोड़ लाओ। लोमड़ी मधु की बात सुनकर दुखी होकर कुटिया से जंगल में फल तोड़ने के लिए चला जाता है। इधर मधु भी कुटिया में अपने काम पर लग जाती है। तभी मधु को कुटिया के बाहर किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। मधु जैसे ही कुटिया के बाहर आती है, वो हैरान रह जाती है।
चाचा जी, आप यहाँ पर कैसे आए? आपको कैसे पता चला कि मैं जंगल में रह रही हूँ? अरे ओ मूर्ख लड़की, क्या तुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इस सुनसान जंगल के कुटिया में रह रही है? चल, मैंने तेरी शादी गांव के मुखिया से तय की है। बेटी, वो तुझे रानी बना कर रखेगा, रानी। चाचा जी, मैं आपकी इसी बर्ताव के वजह से घर से भागी थी, पर मैं किसी भी हालत में उस बुढ़े मुखिया के साथ शादी नहीं करूंगी। आपको जो करना है वो कीजिए, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। मधु और उसके चाचा जी में बहुत बहस होने लगती है, पर मधु के चाचा जी मधु की एक भी बात नहीं सुनते और मधु को जंगल से घर की तरफ ले जाने लगती हैं। इधर लोमड़ी सब कुछ से अनजान अपनी पत्नी के लिए जंगल से फल तोड़कर लाता है, पर अपनी पत्नी को कुटिया पर ना पाकर चिंतित हो जाता है। अरे मैया रे, मेरी पत्नी कहाँ चली गई? कोई जंगली जानवर तो उसे उठाकर नहीं ले गया? मुझे जंगल के आसपास उसे ढूंढना होगा, न जाने वो किस परेशानी में होगी। लोमड़ी अपनी पत्नी को जंगल के आसपास पागलों की तरह ढूंढता रहता है। तभी लोमड़ी देखता है मधु एक बूढ़े इंसान का हाथ पकड़कर जंगल से गांव की तरफ जा रही है। लोमड़ी ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने घर वापस चली जा रही है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? मुझे तो लगता है मैं कभी भी श्राप मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे ऐसे ही पूरी जिंदगी जंगलों में लोमड़ी बनकर ही गुजारना पड़ेगा। लोमड़ी इसी तरह अपनी पत्नी की बात सोचकर दुखी होने लगता है, पर किसी भी हालत में उसे भूल नहीं पाता। तभी लोमड़ी कुछ सोचे बगैर ही मधु के गांव की तरफ जाने लगता है। इधर मधु के चाचा जी मधु को जंगल से सीधा गांव के मुखिया के घर पर ले जाते हैं। गांव के मुखिया तो मधु को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे मेरी छम्मक छल्लो, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे जुदाई के गम में मेरा दिल तो जैसे गुलाब का कांटा बन गया था। अब तुम आ गई हो, मेरी जिंदगी फिर से हरी भरी हो जाएगी। अरे ओ बुढ़े खोसट, क्या तुझे शमशान घाट जाने की ज्यादा जल्दी है? अभी इसी वक्त मैं तेरा खून करके तुझे शमशान घाट भिजवा दूंगी। इसलिए तू मुझसे शादी करने की बात तो दिमाग से ही बाहर निकाल दे। अरे ओ कमबख्त कलमुही लड़की, अपने माँ बाप को तो खाकर बैठी है, अब मेरे सीने पर बैठकर मूंग दल रही है। गांव के मुखिया से उल्टी सीधी बात करती है। तेरी बत्तीसी तो मैं एक तमाचे में ही बाहर निकाल दूंगा। चुड़ैल जैसी शक्ल वाली लड़की, जब तक मैं तेरी शादी मुखिया से नहीं करा देता तुझे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मधु के चाचा जी मधु को उल्टा सीधा बोलते हैं और मधु की एक भी बात नहीं सुनते। इधर मधु मुखिया के घर से भागने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाती। चाचा जी और मुखिया मिलकर शादी की तैयारी करने लगते हैं। सच में चाचा जी, आपकी बेटी मधु तो लाजवाब है। इतने दिनों तक वो जंगलों में रहकर आई है। मेरी पत्नी किसी शेरनी से कम नहीं है। सच में उससे शादी करके मेरी जिंदगी संवर जाएगी और क्या पता मैं जवान भी हो जाऊं। अरे जमाई बाबू, आप तो हमारे हीरो हैंडसम हैं। आपसे अच्छा पति तो हमारी बेटी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। आपसे शादी करके हमारी बेटी तो राज रानी बनकर रहेगी। मुखिया और चाचा जी शादी की तैयारी करने लगते हैं। इधर लोमड़ी अपने पत्नी को ढूंढता हुआ मुखिया के घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है मुखिया जोर जबरदस्ती करके मधु से शादी कर रहा है। लोमड़ी ये देखते ही आग बबूला हो जाता है और अपनी पत्नी को बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। मुखिया और घर के सभी लोग लोमड़ी को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे चाचा जी, आप तो जंगल में मधु को लाने गए थे, पर आपके पीछे पीछे ये लोमड़ी कहाँ से अटपका? मेरी शादी से पहले ये लोमड़ी मुझे खा ना ले। अरे दामाद जी, आपको शेरनी पत्नी चाहिए और आप एक लोमड़ी से डर रहे हैं। आप ये मत भूलिए, आप एक गबरू जवान हैं। किसी भी लोमड़ी की हिम्मत नहीं कि आपको खाकर चले जाए। इधर मधु लोमड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लोमड़ी जैसे ही अपनी पत्नी को लेकर मुखिया के घर से बाहर निकलता है, मुखिया के पहरेदार लोमड़ी के ऊपर लाठियों से वार करने लगते हैं। लोमड़ी भी अपने बचाव के लिए उन पर वार करने लगता है। इसी में लोमड़ी को बहुत चोट आ जाती है। लोमड़ी को चोट आने पर मुखिया जेल जाने के डर से अपने पहरेदारों को लेकर वहां से भाग जाता है। इधर मधु अपने पति लोमड़ी को जख्मी हालत में गांव से सीधा जंगल के उस कुटिया पर ले जाती है।
सच में भगवान ने इस लोमड़ी को मेरी मदद करने के लिए भेजा है। जब मैं किसी परेशानी में होती हूँ, ये मेरी मदद करने के लिए चला आता है। आज मेरी ही वजह से इसका ये हाल है। मधु लोमड़ी का ये हाल देखकर बहुत दुखी हो जाती है और जंगलों से जड़ी बूटियां लाकर लोमड़ी के जख्मों पर लगा देती है। इस तरह कई दिनों तक मधु लोमड़ी की देखभाल करने लगती है। लोमड़ी जब स्वस्थ हो जाता है, मधु उससे कहने लगती है, सच में तुम्हें स्वस्थ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जंगल के इस कुटिया में तुम्हारी पत्नी बनकर रह तो रही हूँ, पर मैंने तुम्हें कभी अपना पति नहीं माना। पर मैं आज से तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ और पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ इस कुटिया में रहना चाहती हूँ। मधु की बात खत्म होते ही लोमड़ी श्राप मुक्त हो जाता है और एक इंसान के रूप में आ जाता है। मधु लोमड़ी को इंसान बनता देख हैरान रह जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? एक लोमड़ी कैसे इंसान बन सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम जो कुछ भी देख रही हो वो हकीकत है। मेरी एक गलती की वजह से मुझे एक साधु बाबा ने श्राप दिया था, पर तुम्हारे प्यार की वजह से आज मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। मैं प्रतापगढ़ राज्य का सेनापति हूँ और तुम मेरी सेनापत्नी। मधु भी अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने पति के साथ प्रतापगढ़ राज्य में वापस चली जाती है और वहां दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।